आज हम जो हमारे चैनल का मकसद है कि हम पढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ नया है, ऐसा भी नहीं लगेगा और पूरा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो एंजाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं और दोनों के हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन आयन को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेम ही हो रहा है, बस नाम बदल रहा है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज पे, और इस चैनल पे डाला हुआ है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखोगे तो वो आपको आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। वो ग्लाइकोलाइसिस का जो बिजनेस में से पैसा निकालते हैं वो वाला फेज़ है। एक यूनिक एंजाइम है, इसलिए कि एज अ रिवर्स काम कर रहा है। मोस्टली क्या होता है कि ये जो डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम होते हैं तो वहाँ पे हमें खर्चा करना पड़ता है, एटीपी देना पड़ता है, लेकिन ये हमको सामने से एटीपी दे रहा है, वो भी 5-5 एटीपी दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि दूसरी जगह पे क्या होता है, हम सेलुलर मैकेनिज्म में से फॉस्फेट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ना हो के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसके लिए हमको कोई एटीपी का चैनल यूज़ ही नहीं करना पड़ता, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दूसरे एंजाइम के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो उसे यूज़ कर सके। तो इस वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक इसी नंबर 1 का एंजाइम है और एटीपी बना रहा है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हमको तो दो चीज़ इंटीग्रेट करनी है, एक हमको H माइनस और एक H+। H- मतलब एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और H+ मतलब सिर्फ प्रोटॉन। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वो मॉलिक्यूल जो रिमूव होगा उसका नाम है हाइड्राइड आयन। मॉलिक्यूल ना होकर एक आयन है। अब जैसे ही उसमें से हाइड्राइड आयन हटेगा, H- मीन्स एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ना वो इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 प्रोटॉन हट रहे हैं और अरे एक साइड एक प्रोटॉन हट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन हट रहा है। तो वहाँ से एक सराउंडिंग में से, जैसे वाटर में से या कोई चीज़ में से, एक हाइड्रोजन 3 का नुकसान था हमारे पास, एक प्रोटॉन गया था और 2 इलेक्ट्रॉन गया था, तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, मीन्स एक प्रोटॉन वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। होगा तो उतना स्टेबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उस वाले प्रोटॉन को रिप्लेस करने के लिए आएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे यहाँ पे, 2 इसलिए आएंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का है उसमें हमने 6 कार्बन से स्टार्ट किया था, अभी हम 3 कार्बन पे काम कर रहे हैं। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल के लिए दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्राइड आयन जो रिलीज हो रहा है, और उस हाइड्राइड आयन की वजह से स्ट्रक्चर में जो इंस्टेबिलिटी आती है, उस इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे H+ अटैच हो जाता है, मीन्स हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है। और फिर हाइड्रोजन एटम अटैच होने के बाद भी हमको पार्शियल स्टेबिलिटी मिलती है। फिर हमें कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाता है, और हमको जो मॉलिक्यूल मिलता है वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हमारे पास एक फॉस्फेट था, तो वहाँ हमारे पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। और अब ग्लाइकोलाइसिस में उतना ही काम बाकी रहेगा कि ये दोनों फॉस्फेट को तोड़ना है और दोनों में से भी एनर्जी हमको निकालनी है। तो 5 एटीपी और ये दोनों में से 2-2 एटीपी, मीन्स टोटल 9 एटीपी हमको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 2 चीज़ समझी, हाइड्राइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन, थोड़ा एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ को हमको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, फिर आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सब एक सीरियल में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड आयन क्यों रिलीज हो रहा है? हाइड्राइड आयन इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि हमको 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक जो है हमको जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, उस एल्डिहाइड ग्रुप को हमको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, और हमको जो है एक फॉस्फेट भी वहाँ पे ऐड करना है। तो हाइड्राइड आयन रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्राइड आयन रिमूव होने से बहुत सारी डी स्टेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी पार्शियल स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन आयन अटैच होगा, और फिर कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा। और अब जो NAD+ वहाँ पे रिलीज हो रहा है, और उसके साथ जो हाइड्राइड आयन रिलीज हो रहा है, तो NAD+ और हाइड्राइड आयन, तो हम क्या करेंगे, पहले NAD+
और हाइड्राइड आयन में से, हाइड्राइड आयन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन को भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन Na+ को दे दे, तो उसमें से हो जाएगा NAD। और अब हाइड्राइड आयन के पास बचेगा 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा H, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा NADH। ठीक है, तो मीन्स जो हाइड्राइड आयन था हमारे पास वो कंज्यूम हो गया NAD+ में। ठीक है, मीन्स अब एक हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चैप्टर खत्म। अब हमको एक स्ट्रेस और हैंडल करना है कि वहाँ पे जो हमने पार्शियल स्टेबिलिटी के हाइड्रोजन आयन जोड़ा था, वो पार्शियल स्टेबिलिटी वाला हाइड्रोजन आयन वो वहाँ से रिलीज होगा जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ पे अटैच होगा, तो वो यहाँ पे NADH प्लस हाइड्रोजन एटम उस तरह रिलीज होगा। तो ये समझना है, ये करीबन मुझे 6 साल MBBS के और 7 साल बायोकेमिस्ट्री समझे हुए 13 साल बाद मेरे को समझ में आया है। शायद आपको भी पहली बार वीडियो देखने में ना समझ में आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। और हमको जो मॉलिक्यूल मिलता है वो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हमारे पास एक फॉस्फेट था, तो वहाँ हमारे पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। और अब ग्लाइकोलाइसिस में उतना ही काम बाकी रहेगा कि ये दोनों फॉस्फेट को तोड़ना है और दोनों में से भी एनर्जी हमको निकालनी है। तो 5 ATP और ये दोनों में से 2-2 ATP, मीन्स टोटल 9 ATP हमको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 2 चीज़ समझी, हाइड्राइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन, थोड़ा एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ को हमको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फिर आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सब एक सीरियल में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड आयन क्यों रिलीज हो रहा है? हाइड्राइड आयन इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि हमको 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट एक जो है हमको जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, उस एल्डिहाइड ग्रुप को हमको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, और हमको जो है एक फॉस्फेट भी वहाँ पे ऐड करना है। तो हाइड्राइड आयन रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्राइड आयन रिमूव होने से बहुत सारी डी स्टेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी पार्शियल स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन आयन अटैच होगा, और फिर कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा। और अब जो NAD+ वहाँ पे रिलीज हो रहा है और उसके साथ जो हाइड्राइड आयन रिलीज हो रहा है, तो NAD+ और हाइड्राइड आयन, तो हम क्या करेंगे, पहले NAD+ और हाइड्राइड आयन में से, हाइड्राइड आयन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन को भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन Na+ को दे दे, तो उसमें से हो जाएगा NAD। और अब हाइड्राइड आयन के पास बचेगा 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा H, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा NADH। ठीक है, तो मीन्स जो हाइड्राइड आयन था हमारे पास वो कंज्यूम हो गया NAD+ में। ठीक है, मीन्स अब एक हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चैप्टर खत्म। अब हमको एक स्ट्रेस और हैंडल करना है कि वहाँ पे जो हमने पार्शियल स्टेबिलिटी के हाइड्रोजन आयन जोड़ा था, वो पार्शियल स्टेबिलिटी वाला हाइड्रोजन आयन वो वहाँ से रिलीज होगा जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ पे अटैच होगा, तो वो यहाँ पे NADH प्लस हाइड्रोजन एटम उस तरह रिलीज होगा। तो ये समझना है।